हमेशा कहता रहता हूँ, लेकिन मेरे प्रीलिम्स निकालने को मेरी उपलब्धि के तौर पर लोग पेश करते तो मैं क्या करूँ, जबकि मैं सिर्फ टाइम पास करता था। घर वालों को ये लगे कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ इसलिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करता था और एक साल आराम से रहता था। मेरा कोई मोटिवेशन ही नहीं था, मुझे कोई अट्रैक्शन ही नहीं था आईएएस बनने में। मैं देख रहा हूँ आजकल के जो आईएएस है और हमारे समय के भी है, तो उनका क्या हाल है और वो क्या कर रहे हैं और किस तरह की उनका जीवन है और किस तरह की उनके आमदनी का जरिया है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि हम नहीं बने, हमें बहुत संतुष्टि है और हम खुश हैं। तो सवाल ये है कि मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि मैं 30 साल की उम्र में, मेरे से उदाहरण ले लो, 30 साल की उम्र में मैं आया और मेरे अटेम्प्ट खत्म हो चुके थे। बहुत सारे लोग मेरे बारे में, मेरे माँ बाप से भी मजाक करते थे। मैंने घर जाना भी छोड़ दिया था, 2-2, 2.5 साल नहीं जाता था, दिवाली और होली में भी नहीं जाता। लेकिन मुझे अपने ऊपर हमेशा से अपने ऊपर विश्वास था। मैं हमेशा अपने दोस्तों से एक बात कहता था, हमारा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदलेगी। तो मुझे ये मालूम था कि मैं वक्त बदलूंगा, मेरा वक्त आएगा और इनकी राय बदलेगी। अब सोचिए, एक जमाने में मेरा उपहास उड़ाया करते थे लोग कि ये बोलता बहुत ज्यादा है, या ये कोर्स को छोड़ करके साहित्य की और इधर उधर की किताबें बहुत पढ़ता है, एग्जाम। अच्छा, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि ऐसी किताब पढ़ो जिससे सवाल पूछा जाए। ऐसी किताब पढ़ो जो तुम्हारे जीवन को संवार सके, जो तुम्हारे दर्शन को संवार सके, एक व्यक्ति के तौर पर जो तुमको विकसित कर सके। मैं ऐसी किताबों को पढ़ने का पक्षधर हूँ। ऐसी किताब क्या पढ़ना कि ये किताब है, इसमें से सवाल आएंगे, कोई अच्छा लिख देगा कोई खराब, उसमें मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो बहरहाल मैं आपसे ये कहता हूँ, अपने आप से दिन में एक बार जरूर ये बात बोलना कि हमारा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदलेगी। तो आप देखो, लोग मुझे कहते हैं बड़ा सफल पत्रकार है, पूरा देश में इसको लोग जानते हैं। अभी सुबह सुबह 4 बजे का एक मैसेज हमारे गांव के, यही हमारे लिए पहले क्या बोलते थे, अब हम क्या बताएं। 4:15 बजे का उनका सुबह का मैसेज में पढ़ के बता सकता हूं। उन्होंने लिखा कि राजन बाबू, मेरा घर का नाम राजन है, राजन बाबू, अमरावती की सड़कों पर आपकी लोकप्रियता देख करके दिल गदगद हो गया और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। कल कुछ लोग, मैं जब शूट कर रहा था तो आके बोल रहे थे कि हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, रोज देखते हैं, इस टाइप का। वो हर शो में रहता है। तो इसलिए, और देखो, जब हम लोग आए तो मैं ईटीवी में था। हम लोग किसी नेता के यहाँ, बड़े लोगों के यहाँ फोन करते थे कि हमारा नाम ये है, हम इस चैनल से बोल रहे हैं। वो बोलते थे आ जाओ। तो जब हम जाके माइक निकालते थे तो रेड कलर का उस पर इनाडू का ई बना रहता था। तो बोलता था, आप बोले तो जी टीवी से थे, ये कौन सा चैनल लेके आ गया। हम कितने घरों से निकाले गए कि आपने जी टीवी बोला, ये कौन सा चैनल है। उस समय ई टीवी था, रीजनल चैनल था, वो साउथ इंडिया का ज्यादा चैनल था, हिंदी बेल्ट में उसकी उतनी पहचान नहीं थी। तो हमें बड़ा अजीब लगता कि हमें भी जी न्यूज में नौकरी मिल जाती या जी टीवी में हम चले जाते तो ज़्यादा अच्छा था, ई टीवी के ना। तो उस समय जो बड़े चैनलों में काम करते थे, आज तक में, एनडीटीवी में, स्टार न्यूज़ में, वो एक अलग नज़रिए से हमें देखा करते थे, जैसे कि वो कुलीन वर्ग से आते हों और हम शूद्र हों, दलित हों या एससी हों, जो पुराने ज़माने की जाति वाति व्यवस्था थी, उसी का मेरा कहने का मतलब सिर्फ उस भाव से है जो हजारों साल पहले था। तो हमें लगता था कि यार, और ये हमें कॉन्फिडेंस था कि हमसे पढ़ाई में तो ये अच्छे नहीं है, ना हमसे बोल सकते ज़्यादा, न इन्हें समाज का हमारे जैसा ज्ञान। 23 तो आपकी तरह वो जर्नलिज्म का कोर्स किए थे, कुछ नहीं भी किए थे। तो जर्नलिज्म का ग्रेजुएशन के बाद कोर्स करने वाले बच्चे को क्या आता है। हम तो 10 साल पढ़ के BA, MA, लॉ और 4 IAS का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। तो हमें तो लगता था कि इनसे हम पढ़े लिखे ज़्यादा। तो एक्सपोजर नहीं था, छोटे शहर, आजमगढ़, इलाहाबाद जैसे शहर से आए थे, ये सब दिल्ली के लोग थे। एनडीटीवी में तो सब बड़े घरों के लड़के थे, जो हमारे बैकग्राउंड के थे। वहाँ चिट्ठी निकालने का काम करते थे, कोई डाक में था, कोई बीओ में था, यही थे जो हमारे बैकग्राउंड वाले एनडीटीवी में थे, जो बाद में बड़े पत्रकार, बहुत प्रतिष्ठित और मशहूर हुए उसमें से कई। वो शुरुआती दौर में उनको जर्नलिस्ट के तौर पर नौकरी नहीं मिली थी, ना उन्हें रिपोर्टर के तौर पे मिली थी। शुरुआती दौर में यही सब काम करते थे वो लोग।
तो ऐसी परिस्थितियों में सोचो, हम लोगों ने अपना धीरे धीरे रास्ता बनाया, सब्र रखा, धैर्य किया, और धीरे धीरे ठीक है। वो लोग जो उन जमाने में बहुत स्टार हुआ करते थे, अब 25-30 साल के बच्चों को उनका नाम बताओगे तो कहेंगे हम इन्हें नहीं जानते। तो जो उस वक्त सातवें आसमान पे चला करते थे। तो ये वक्त सबका आता है। आज 15 साल बाद, 20 साल बाद बहुत सारे बच्चे आएंगे नए, तो मेरा नाम पूछोगे तो उनको नहीं पता होगा। तो ये सबका एक सर्किल है, ये सब चलता रहता, आता जाता रहता। लेकिन अगर अपने पे विश्वास रखो, अपने इंटरेस्ट पे काम करो, तो आपको एक न एक दिन मौका मिलेगा और आप सफल होगे और आप अपना मुकाम बनाने में। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आजमगढ़ में पढ़े कि अमरावती में पढ़े, बलिया में पढ़े कि बेंगलुरु में पढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक माइंडसेट है आदमी का, जो उसको लगता है कि हम वहाँ नहीं हैं तो नहीं है। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो, अभी मैं आते ही आदित्य से पूछा कि आपको तो दिल्ली से यहाँ अच्छा लग रहा होगा, तो बोले हाँ अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अच्छी जगह है भी। दिल्ली क्या जगह है यार, एक जगह से दूसरी जगह 1.5 घंटे ट्रैफिक में रहो, 2 घंटे ट्रैफिक में रहो, और इतना पोल्यूशन है, इतना है, आपको शांति नहीं है तो क्या है, वो जगह तो मुझे नहीं पसंद है। हाँ बीमार पड़ो तो ठीक है, इलाज के लिए ठीक है। बड़े शहरों में कुछ ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता, ना कोई आकर्षण। हाँ हाँ, तो बस इसीलिए वो लगता है, जब वहां चले जाओगे तो लगेगा अमरावती बहुत अच्छा था यार। दूसरी बात है कि कोई पढ़ा के, कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर किसी को पत्रकार नहीं बना सकता। तो ये दिमाग में, मैं बहुत सारे मीडिया के इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, जब निकलने लगता हूँ पीछे से लड़के आते कहते सर यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ के टीचर को जानते नहीं है, ये कुछ भी नहीं करता। मैंने उनसे कहा टीचर जान के भी क्या करेगा, टीचर आपको पत्रकार बना ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। और ये किताबें पढ़ा करके कुछ भी नहीं, आप एग्जाम दे के नंबर पा सकते हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, टॉपर, सेकंड टॉपर या कम, सिर्फ इतना ही कर सकते हो। ये एक डिग्री है, इसको ले लो बस, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकली काम करो, आप लिखो, रोज हर महीने एक किताब खरीदो, किताब पढ़ो, रोज एक अखबार पढ़ो, और आप ज्यादातर लोगों को देखो। आजकल का टीवी नहीं देखो तो ज्यादा अच्छा है, पुराना देखो, और जो भी अच्छा लगे, हिंदुस्तान का ना लगे तो पाकिस्तान का देखो। कम से कम उनके चैनल हमसे अच्छा काम करते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल्स तो हमसे अच्छा काम करते हैं, और उनका कंटेंट भी आप देख सकते हैं, उनकी डिबेट भी देख सकते हैं, तो हमसे तो अच्छा काम करते हैं। बात यह है कि वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है ना, तो इसकी डिबेट होती नहीं, वहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान है, तो इसलिए शायद वो जर्नलिज्म अच्छा कर लेते हैं। तो यहाँ तो ज़्यादा टाइम इसी में। तो ये जो सब्जेक्ट है टीवी पत्रकारिता, अवसर, चुनौतियाँ, अवसर तो बहुत हैं और सबके लिए है, और अवसर बनाता कोई नहीं, देता कोई नहीं, अवसर खुद से लेना पड़ता है। तो मैं देखो बोलते बोलते भूल गया, तो वो जो हमारा बॉस था जो शिफ्ट लगाता था, तो मैं सुबह सुबह पहुंच जाता था और एक उंगली से ऐसे दबा के देखता था, क, आ, मात्रा, र, ऐसे सोचो। और आज मैं इसी एक उंगली से इतना तेज टाइप करता हूँ कि जो टाइपिंग सीखे उनको भी पीछे छोड़ देता हूँ, ऐसे ऐसे एक ही से करता हूँ, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस डेवलप की। मैंने खुद से कहा कि मुझे ये करना है और मैंने कर लिया, और मैं आज एक उंगली से टाइप करता हूँ पूरा। तो वो जो शिफ्ट वाला बॉस था वो मुझे बड़ा परेशान, मतलब परेशान क्या करे, मैं उसको परेशान करता था। तो वो भी शिफ्ट में काम करता था, वो खुद भी आता था 11-12 बजे, 8 बजे कट लेता था, और 9 घंटे से ज्यादा उसका कभी नहीं होता था, 9-9:15। तो एक अच्छा, मेरी जब शिफ्ट लगा, बोले तुम्हारी नाइट लगा देते, मैं कहा बहुत अच्छा सर, आप बिल्कुल नाइट लगा दीजिए। तो एक बार नाइट में लगा दिया, मैं अपना आराम से ईंट इकट्ठा करता था, और खूब न्यूज़पेपर्स आते थे, खूब न्यूज़पेपर्स का तकिया बनाता था, इतना आराम से उस न्यूज़पेपर को फर्श पे बिछाता था और 9:30-10 बजे सो जाता था। और जितने गार्ड वार्ड मेरे ऑफिस में थे सबको उधर से नॉनवेज लेके आता था, और सबको 2-2 पीस मुर्गे, किसी को एक करी, किसी को पनीर, जो खाता था। और सब हमारी सिक्योरिटी में ऑफिस बाहर से बंद, नीचे हम आराम से सोते रहते थे।
3 साढ़े 3 बजे। अच्छा, ये टीवी बड़ा सिस्टमेटिक है, वहाँ आप बेकार मतलब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो मैं क्या करता था, 3 साढ़े 3 बजे उठता था और पीटीआई और यूएनआई के जितने टेक्स आए रहते थे उसको जल्दी जल्दी पढ़ता था, और न्यूज़ चैनल्स के जो फ्लैश आते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज़ के, उसको जल्दी जल्दी नोट, सारी टीवी लगी रहती थी, उसको जल्दी जल्दी नोट कर लेता था। फिर 4 स्टोरी का सेट करता था कि ये 4 स्टोरी आधे घंटे या 40 मिनट में टाइप करके भेज देता था, इंग्लिश हिंदी दोनों में। मेरा काम खत्म और मैं 7 बजे आराम से। तो मैं कई बार देर से उठता था ना ऑफिस में, तो मॉर्निंग शिफ्ट वाला आता था तो मैं सोते पकड़ा गया एक आध बार। 7 बजे की मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो वो बोला कि अरे यार तुम सो रहे हो? हमने कहा अरे रात भर जगे थे, अभी तो सोए। ऐसे करके उसको पता चल गया, फिर उसने नाइट शिफ्ट से हमें हटा दिया, हमको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे वो कुछ कुछ चीजें करते रहते थे। तो एक बार ऐसे ही क्या हुआ, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूं कि अगर आप देखो जर्नलिज्म में आए, कोई जाओगे, कोई नाइट शिफ्ट लगा देगा, पक्की बात है कि तुम्हारा पहला ही बॉस दुष्ट मिलेगा, क्योंकि मीडियोकर लोग बॉसिज्म बहुत करते हैं। वो ये दिख, उनके अंदर ये भावना बहुत रहती है कि आई एम द बॉस, तुमको मुझे रिपोर्ट करना, तुम लेट हो गए तो फोन क्यों नहीं किया, एसएमएस क्यों नहीं किया, नहीं अभी नहीं जा सकते, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। ये सारे जो मीडियोकर है, जो किसी काम के नहीं है, यही बॉस है। तो ये यही करते हैं। अरे भाई, ये जो जैसी फील्ड है उसमें उस तरह का एक जर्नलिस्ट को आप ऐसे दबा के शिफ्ट में रख के, आपको काम है 3 दिन लो, हम 50 घंटे बिना टॉयलेट गए, बिना बात 50 घंटे हम ताज होटल में अटैक के दौरान 2008 में 26/11 में हम 50 घंटे लगातार करते रहे लाइव रिपोर्टिंग, 50 आवर्स विदाउट ब्रेक। तो हम तो नहीं गए, और वहाँ गोलियां चल रही हैं, लगातार सारी चीजें हो रही हैं, हमारी माँ पत्नी टीवी पे देख के बंद कर दे रही है, रो रही है, फिर फोन करके कह रही है नौकरी छोड़ दो, इससे क्या फायदा, वहाँ इतने लोग मर रहे हैं। हम नहीं हटे, हम करते रहे, क्योंकि हमारा पैशन है, ये हमारा प्रोफेशन नहीं, हमारा पैशन है। और पैशन जब प्रोफेशन बन जाता है तो न थकावट होती है, न कोई असफलता का डर होता है, न कोई सैलरी का चक्कर होता है, न शिफ्ट का। क्यों? रोहित शेट्टी फिल्म डायरेक्टर, मैं उसको बहुत कोट करता हूँ, वो हमेशा कहता है कि जब 5,000 की नौकरी मिले तो 15,000 का काम करो, 15,000 की नौकरी मिले तो 50,000 का काम करो। तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम जितना सोचे नहीं होगी उतनी सैलरी तुमको मिलेगी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। 5200 रुपए से मैंने नौकरी शुरू की, और मेरा पहली तीसरे चौथे महीने में ही नौकरी जाने का मामला बन गया। हुआ यूं कि 5-7 महीने ऐसे ही कुछ टाइम था, इलेक्शंस हो रहे थे, आपको ये टीवी में मालूम हो, इलेक्शंस हो रहे थे रीजनल। तो इलेक्शन कमीशन का एक डायरेक्शन आया कि पॉलिटिकल पार्टीज का प्रचार टेलीविजन चैनल नहीं दिखाएंगे, और हमारा यूटीवी रीजनल चैनल था, जिन जिन जगहों पर था वहीं चुनाव हो रहे थे, और वो अच्छा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, पार्टीज देती है, गवर्नमेंट देती है। और वो यहाँ से फैक्स हो गया हमारे ऑफिस से, दिल्ली से हैदराबाद। मैं आया शाम को, कहीं से रात को, घूमते घामते 10-11 बजे शिफ्ट उठ से तो कोई मतलब नहीं, मैं कभी सोए जाऊँ, कभी दोपहर जाऊँ, कभी शाम जाऊँ। मैं 10 बजे करीब पहुंचा, वहाँ बड़ा हड़कंप मचा था। मैंने कहा क्या हुआ, तो बताइए। तो मेरा इलेक्शन, देखो एक बात है, जर्नलिज्म में रिश्ते आपके बहुत मजबूत होने चाहिए। आप रिलेशन बनाओ, और रिलेशन ट्रस्ट का बनाओ। ये नहीं फायदा आज ले लिया, फायदा कल पहचान ही नहीं रहे। एक धीरे धीरे, बहुत लोगों को बहुत जल्दी रहती है किसी के नजदीक पहुंचने की। आप ग्रेजुअली लोगों से अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ईमानदारी, अपनी ट्रांसपेरेंसी से लोगों का दिल जीतो। उन्हें लगे कि आदमी अच्छा है, ईमानदार है, भरोसेमंद है, मजबूत है, और अपने पैसे और अपने काम के लिए कमिटेड है, तो लोग आपको आपके घर जाके खबर देते हैं। तो मैंने 10 बजे रात को, एक जोशी साहब थे, एनसी जोशी, अगर ये वीडियो, आजकल तो हर वीडियो कहीं भी पहुंच जाता है, अगर उनको पहुंचे तो मेरा सलाम भी है। बहुत ही बढ़िया आदमी थे। वो उस समय इलेक्शन कमीशन में, अब तो रिटायर हो गए तो कहने में कोई दिक्कत नहीं, उस समय इलेक्शन कमीशन का जो पीआर का काम था, जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लोग देखते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन का काम देखते थे। मैंने उनको 10 बजे फोन किया, मैंने कहा सर ये क्या है, ये टेलीविजन चैनल पे ऐड नहीं चलेंगे अब? अरे देखो, मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मेरा इलेक्शन कमीशन बीट,
ना मैं चैनल का एडिटर, ना मैं चैनल के सेल्स में, ना मैं मार्केटिंग में। मैं वो फटी में टांग डालना ना होता है ना, वो बिना मतलब का मैंने उनको फोन कर दिया। उन्होंने कहा अरे यार राजीव बड़ा गड़बड़ हो गया, वो पुराना ऑर्डर है और वो पुराना ऑर्डर चला गया, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा पुराना ऑर्डर भेज दिया, यार चैनल में इतना हंगामा मचा हुआ है, यही इलेक्शन कमीशन है आपका, तो नया ऑर्डर कब आएगा? बोले नया ऑर्डर 4 बजे कल आएगा। तो मैंने कहा कि मुझे दे देना पहले सबसे। तो बोला ठीक है आ जाना 4 बजे आओ। हम क्या पक्का बताओ? बोले हाँ पक्का। तो अच्छा मैं क्या था, मैं ऐसे थोड़ा मजाकिया टाइप का आदमी हूँ, घूमते फिरते रहता हूँ, मेरी आदत है। अगर मैं यहीं तुम्हारे इंस्टीट्यूट में 3-4 दिन लगातार आया तो हर दरवाजा खोल के एक बार झांकते हुए जाता हूँ, हेलो क्या हाल है, क्या क्या। तो मैं ऐसे ही उनके यहाँ भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन अफसर थे, उनके यहाँ जाता रहता था, सबको नमस्ते बंदगी, 2-4 गालिब के शेर, किस्से, कहानियां, तो लोग खुश रहते थे हमसे। तो हाँ, तो मैंने अपने चीफ एम.के. सिंह साहब, जो मेरे लिए पिता तुल्य है, तो उन्होंने मुझे पहली नौकरी दी थी एग्जाम और इंटरव्यू के बाद। मैंने उनको फोन किया, वो घर पे थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट। हम लोग अपने बाप से उतना नहीं डरे जितना उनसे डरते हैं, आज भी डरे और आज भी डरते हैं। जबकि हमने उनसे के साथ सिर्फ 1.5 साल की नौकरी की। 2004 के बाद उनके अंडर में हमने नौकरी नहीं की और 20 साल के बाद भी हमारा उनका रिश्ता वैसे ही है। तो मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी में रिश्तों से बड़ी किसी चीज की अहमियत नहीं है। तो उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा कि सर ये इलेक्शन कमीशन वाला क्या, मैंने जानबूझ के बोला कि ये क्या है सर। बोले अरे यार वो तो बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो गया ईटीवी का, इलेक्शन कमीशन का ऐसा ऐसा ऑर्डर है। मैंने कहा सर ये गलत है। तो ये गलत है? मैंने कहा हाँ सर वो गलती से आ गया। तो बोले अच्छा, मैं बहुत दिन का नया था ना, लेकिन मैं पढ़ा लिखा, मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड तो था, मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मालूम, बर्राक तब भी आता अभी याद है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा हुआ था, इलेक्शन कमीशन की वर्किंग सब। उन्होंने कहा तुमको मालूम है इलेक्शन कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब आज क्या है तो लोग देखो क्या क्या बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। लेकिन तब तो मैंने कहा इलेक्शन का, हाँ सर ऐसी तो बात है। बोले कि कुछ खाए पिए हो क्या? रात हो गई थी ना, 10 बजे। तो मैंने कहा अरे सर आप ऐसी बात करें। बोले हम सुबह मिलते हैं तुमसे। मैं सुबह अपना आया। अब मैंने रात का जो फोन किया था उससे मैंने दुखी तो लगी थी और मुझे लग भी रहा था कि मैंने गलत पंगा ले लिया। तो मैंने जोशी जी को सुबह सुबह फोन किया 10 बजे ऑफिस जाने से पहले। मैंने कहा सर कितने बजे मिलोगे? बोले 4 बजे। मैंने कहा कहाँ? बोले इलेक्शन कमीशन। मैंने कहा पक्का आएगा ना, वो गड़बड़ है? कहा हाँ। मैंने सब अखबार में छप गया, देखे? हाँ यार देख लिए, बहुत बहुत बवाल मचा हुआ। कल आज शाम को मिल जाएगा 4 बजे। मैं जब पहुंचा तो गार्ड मुझसे कह रहा है कि आप सीधे इनके सर के केबिन में जाइए। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले आके बैठे और बोल के गए कि राजीव रंजन को आते ही बोलना मेरे केबिन में आए। तो मैं जब केबिन में घुसा तो वो पेपर वेट लेकर के ऐसे ऐसे घुमा रहे थे। तो मुझे डर लगा कि ये मुझे मार ही न दे। वो ऐसा गुस्से में कुछ भी कर सकते थे और सारे पेपर वो उठा के सजाया हुआ था मेज। मैं बैठा, मैंने कहा सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, आइए आप ही क्या इंतजार कर रहे थे? मैंने कहा बताइए सर। कि ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या अखबार है? देखो सबके फ्रंट पेज पे। हाँ अभी कितने दिन तुम्हारे जैसे न जाने कितने रिपोर्टर पैदा कर दिया हमने, कितने दिन तुमको रिपोर्टिंग हो। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन को तुम कल रात को अगर तुम आए कहने, मैंने कहा सर ये सब में कुछ नहीं, ये सब गलत छपा है। मतलब ये ऑर्डर गलत है, ये छापा गलत है, मतलब ऑर्डर गया तो छप गया लेकिन ये गलत है खबर। तो उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब, कोई भी यही कहेगा भाई सारे अखबार की पहली पेज पे। और मैं भी समझ गया था राजीव रंजन यहीं से राय बदलने वाली है और उधर मैं एनसीजेसी के दम पे दम किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तुम, हर्षा जी थे जो शिफ्ट लगाते थे, उनको बोला हर्षा ये राजीव रंजन कहीं जाएगा नहीं तो इसको यही ऑफिस में। तो मुझसे उन्होंने कुछ कहा कि तुम क्या? मैंने कहा सर मैं 4 बजे मुझे नया ऑर्डर मिल जाएगा और मैं आपको ले आके दे दूंगा।
तो मुझे बहुत मानते थे, तभी मानते थे, आज भी मानते हैं। वो किसी भी सेमिनार, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते तो अगर वो 1 घंटे बोलते तो आधे घंटे मेरी तारीफ करते हैं। तो वो उनको भी लगा कुछ कि इतना ये मुझसे अड़ रहा है तो इसके कुछ तो है। तो उन्होंने तुरंत जीएम को फोन कर दिया, ईटीवी के, जो बंजारा हिल्स में रहते थे, उनको फोन किया। प्रसाद राव शायद नाम था, तो नाम शायद गलत भी ले सकते। उनको उन्होंने फोन किया, कहा गारू ये जो एक रिपोर्टर है हमारा राजीव रंजन, वो कह रहा है कि ऐड चलवाइए टीवी पे आप, एक दिन का तो रेवेन्यू अच्छा खासा होता है ना। तो उनका आप ऐड चलवाइए, ये कह रहा है सामने बैठ के। तो उन्होंने कहा अरे सर क्या मरवाओगे, अभी तो कल ही का आया और सब अखबारों में छपा भी है। बोले वही तो मैं इसको बोल रहा हूँ, तो ये कह रहा नहीं चलवाओ कुछ नहीं होगा। बोले ऐसे कैसे, नया ऑर्डर कब आएगा? तो इन्होंने कहा कि ये कह रहा है 4:30 बजे नया ऑर्डर ले आएगा और उसके बाद चल सकता है। और ये कह रहा है अभी चलाओ, कोई कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कोई भी उल्लंघन नहीं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बिना ऑर्डर के चला दे यार, ये रिपोर्टर गजब तुम्हारा बोल रहा। तो बोले सर एक बात बताओ, आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो ईटीवी में काम किया इनको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उनको लगे कि आप लोगों को लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ। ईटीवी में ईयरली 2001, 2, 3, 4 या 99, 2002, 3, 4 ईयरली किसी का इंक्रीमेंट 300-400 से ज्यादा नहीं होता था 300-400 रुपए, 5200 रुपए मेरी तनख्वाह थी। तो इनके सर ने भी मौका देखा, शायद उनको अंदाजा रहा। उन्होंने कहा सुनिए इसको मैंने ये अड़ा हुआ है, तो मैंने इसको ये बोला है, ये जो न्यू इंट्रेंट्स आते हैं 5200 वाले पे स्केल पे, मैंने इसको बोला है कि अगर ये 4:30 बजे तक ऑर्डर की कॉपी नहीं लाएगा तो हम इसे बर्खास्त कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, और अगर लाएगा तो इसकी सैलरी 6500 कर देंगे। बोली अगर आप कहें तो मैं कह दूं। मैंने कहा सर 7 बोल दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे आजा, हम यार नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, हम तो पहले ही हार चुके थे जिंदगी, इस उम्र में नौकरी पाए थे 6-7 महीने। मैंने कहा अब यही था, आई आम चाहे जाए लबेदा। तो मैंने कहा कि उसके बाद मैं आई आम चाहे जाए लबेदा का मतलब मैं बता रहा हूँ। आम जो पेड़ पे लटकते हैं ना, तो आप लकड़ी या जो लकड़ी के टुकड़े से तुम फेंकते हो तो वो तो खराब लकड़ी होती है, या तो वो जाएगी नहीं तो आम आएगा, तो नुकसान तो है नहीं। तो उनको जब मैंने कहा तो वो नहीं, फिर उन्होंने मेरी तरफ गुस्सा के देखा, क्योंकि मामला टेंस था उस वक्त। मेरे को तो टेंशन नहीं था, लेकिन तो फिर उन्होंने ये स्वीकार किया। उन्होंने कहा ठीक है सर, अगर आपने उसको ऐसा कह दिया तो 4 बजे अगर वो लड़का ऑर्डर लेके आता, आप इधर से फैक्स करोगे, उधर से हम इंक्रीमेंट का लेटर फैक्स करेंगे, और नहीं तो टर्मिनेशन कर देंगे। उन्होंने कहा बोला ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर। बोले जाओ तुम। और फिर मुझे एक उस समय मारुति वैन विदाउट एसी, मारुति वैन मुझे एक अलॉट कर दी गई। यही वक्त था 11-11:30 बजे, और ये हुआ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ड्राइवर कहीं नहीं जाएगा, मैं यहाँ से सीधे इलेक्शन कमीशन जाऊंगा, वहां से ऑर्डर लेके आऊंगा। मैं गया ठीक 4 बजे जोशी जी के साथ, और खूब मस्ती पानी करते चाय वाय पीते गए, ऑर्डर छपा, मैं लिया, मैं लेके आया, और मेरा 6500 रुपये तनख्वाह उसी दिन बढ़ गई। और इधर से ऑर्डर फैक्स हुआ, उधर से मेरा इंक्रीमेंट आया। तो क्या है, ये वो ऐसी चीज थी कि कोई नहीं कर पाया। मतलब मैं बहुत सारे टीवी के रिपोर्टर्स ने बड़ी शानदार स्टोरीज की, एक्सक्लूसिव और बहुत अच्छी रिपोर्ट्स की है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोगों ने भी ऐसी की। तो वो मेरी एक पहला ब्रेक था, एक पहली ऐसी चीज थी जो कि मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, और इस तरह के काम का रिकॉग्निशन। बाद में समय काल परिस्थितियों के बाद में आज के जर्नलिज्म आप देख ही रहे हो, टीवी पत्रकारों का क्या स्थिति। मैं ये बोलता हूं कि वो जर्नलिस्ट या वो न्यूज चैनल अच्छा काम कर रहा है जिसका प्रोग्राम लगाने से पहले आपको पता ना हो कि आज वो क्या दिखाएगा या किस तरह के दिखाएगा। ये बदकिस्मती है टीवी जर्नलिस्ट की, टीवी दर्शकों की सबसे ज्यादा बदकिस्मती है कि उन्हें ये पता है
कि 9 बजे के किस कार्यक्रम में, 7 बजे के किस कार्यक्रम में क्या एंगल होगा, किसकी तारीफ के कसीदे पढ़े जाएंगे और किसको प्रमोट किया जाएगा। सबको पता है कि ये इस पत्रकार की ये इमेज है, ये नहीं है। अच्छा, दूसरी, लोगों ने भी एक चश्मा पहना हुआ है। अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो आपको किसी एक तरफ का मान लेते हैं, अगर आप सवाल के सुर में सुर मिलाते हैं तो वो आपको किसी एक। दरअसल आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, बताओ जर्नलिज्म, मीडिया की जरूरत क्या है? इंडिपेंडेंट मीडिया की क्या है इसकी जरूरत? अगर सरकार का गुणगान ही करना है दिन रात और हिंदू मुसलमान ही करना है और एक नेता जो बयान दे दे उसको ठीक ठहराने के लिए ही सारी मशक्कत करना है, तो मीडिया की जरूरत क्या है? मीडिया की जरूरत क्या है? मीडिया अपना काम ये करता है कि हम वो लोग, वो जनसंख्या, समाज का वो हिस्सा जो अपनी बात, अपनी समस्याएं, अपने विचार, अपनी बातें सरकार तक या सिस्टम तक नहीं पहुंचा सके, उसके लिए एक डाकिए का काम करते हैं। वो उनके हम मैसेंजर का काम करते हैं। हम उनकी बातों को दिखाते हैं ताकि जो लोग हुक्मरान हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो उस चीज को महसूस करें और उसके लिए कुछ कदम उठाएं जिससे उनके जीवन में बेहतरी आए। अगर स्कूल नहीं है तो स्कूल बने, कॉलेज नहीं है तो कॉलेज बने, हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल बने, सड़क नहीं है तो सड़क बने, बिजली नहीं है तो बिजली बने। और ये सब है तो और भी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव है तो वो खत्म हो। यही सब चीजें हमको दिखानी। अब इलेक्शन है तो इलेक्शन में लोगों की विचार दिखाने, लोगों की बातें जाननी है। तो भी तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये देखा, देखो सोचते रहो, ये पूरा मामला आइडिया का है। तुम्हारे दिमाग में नए नए आइडियाज आने चाहिए। मैं चैनल्स को जब देखता था एक समय 2012-13 का 11-12-13 का समय था, तो डिबेट्स आती थी जो उसमें कभी मुल्ला बैठा लिए, कभी 4 पंडित बैठा लिए, कभी 3 बैठा लिए और यही सब डिबेट होती रहती थी। तो मेरे बाद अंदर अंदर कचोटता था मन कि बताओ यार, दर्शक घर में बैठे, उसके पास ऑप्शन क्या है भाई? टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में क्या फर्क है? टीवी में एक वक्त ये लगा हुआ और इतने लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग एक चीज देख सकते, एक कंटेंट, ये प्लस पॉइंट है। एक अखबार इतने लोग नहीं पढ़ सकते, एक अखबार में 12 पेज है, फाड़ दो तो 12 लोग पढ़ लेंगे बस, नहीं तो एक आदमी पढ़ेगा, चलो 12 पढ़ ले। लेकिन टीवी तो 150 लोग देख सकते हैं। ज्यादा रीच इसकी है। इसका डिमेरिट क्या है? इसका डिमेरिट है कि मान लो इसमें से 3 आदमी, जैसे मराठी स्टूडेंट्स हैं, आप हिंदी चैनल देख रहे हो, उनको मराठी देखना, वो तो नहीं देख सकते। इसकी डिमेरिट ये है कि आप इसको थोपते हो। जितने लोग बैठे हैं इसमें इनके पास विकल्प नहीं है। अखबार में विकल्प है, जो अगर आप मुख्य पृष्ठ पढ़ना चाहते हो तो मुख्य पृष्ठ पढ़ो, इंटरनेशनल खबर पढ़ना चाहते हो तो इंटरनेशनल पढ़ो, स्पोर्ट्स पढ़ना चाहते हो तो स्पोर्ट्स पढ़ो। टीवी में तो आप जो आ रहा है उसी को देखना, स्पोर्ट्स के लिए आपको टाइम का इंतजार करना है। तो टीवी और प्रिंट में यही फर्क है। और टीवी ने जो ये तरीका निकाला कि जनता के ड्राइंग रूम तक, लोगों के ड्राइंग रूम तक ये बहसें पहुंचा दी, ये डिबेट पहुंचा दी, उससे मिला क्या उनको? मेरा एक विरोध है ये डिबेट। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को वही अच्छा लगता होगा। आजकल तो एंकरों या अच्छे पत्रकार की यही एक खूबी है कि वो डिबेट करता है। तो बहरहाल मैं उसमें नहीं जाता। तो मेरे अंदर एक बात थी, अच्छा बात ये भी थी कि हम लोग छोटे शहरों से आए हैं और गांव देहात से हमारा संपर्क है, तो हमको हमेशा ये लगता था कि यार ये टीवी क्या दिल्ली और मेरठ और गुड़गांव और मुंबई और पुणे और बनारस और इन्हीं लोगों के लिए है क्या? इन्हीं की खबर हमको क्यों दिखाई जा रही है? हमारी खबर क्यों नहीं दिखाई जा रही? एक बड़ा तबका उसको वो खाली दूसरे को देख रहा है, मुंबई को देख रहा है, दिल्ली को देख रहा है। छोटे शहरों को कब दिखाया जाएगा, गांव को कब दिखाया जाएगा, कस्बों को, और उनकी बात कैसे आएगी? मैंने थोड़ा सा आइडिया के लेवल पर इसको रिवर्स किया। और यह मुझे सोशल मीडिया आने के बाद मुझे लगा कि यार हर चीज पे लोग, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, हर सब्जेक्ट पर हर आदमी बोल रहा है, इसका मतलब हर आदमी बोलना चाहता भी है, तो इसी को टीवी में उतारा जाए।
तो मैंने रेफरेंस ये किया कि नेताओं और प्रवक्ताओं की डिबेट को जो टीवी चैनल या प्रोग्राम जनता तक पहुंचा रहे थे, मैंने जनता की डिबेट को नेताओं के ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। अब नेता, बड़े बड़े नेता मेरा कार्यक्रम ये देखते हैं कि जनता क्या बोल रही है, क्या सोच रही है, क्या उसके मुद्दे हैं। उसमें नेता कोई नहीं है, मेरे प्रोग्राम में एक भी नेता नहीं है, कभी भी मैं किसी नेता से बात नहीं करता, कोई प्रवक्ता नहीं होता। तो ये एक मैंने प्रयोग किया जो लोगों को ठीक लगता है और अभी तक ठीक चल रहा है, पिछले कई वर्षों से ठीक ही चल रहा है। मतलब अपनी हाँ, ये सब जर्नलिज्म की शुरुआत है। अब जो भी कह लो, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। मैंने कहा ना, वो हिंदी सम्मान वाले भी तमाम बात कर रहे थे, मैंने कहा किसके बारे में बोल रहे हो, मुझे लग ही नहीं रहा कि आप मेरे बारे में बोल रहे हो। बहरहाल मेरे पास समय बहुत कम है, मैंने कहा कि जो ज्ञान तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, बस ये है अपने पर भरोसा रखो, अपने इंटरेस्ट का काम करो, आप निश्चित तौर पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ोगे और आप अपने से आने वाले, मतलब जो लोग आज हैं, आप उनसे भी बहुत आगे जाओगे। और अभी क्या है इंडिया में, अभी तो जर्नलिज्म मतलब उस बहुत स्कोप है। टीवी न्यूज तो अभी बच्चे से ज्यादा उम्र तक आ ही नहीं पाया, अभी किशोरावस्था तक भी नहीं पहुंचा है, अभी उसमें लड़कपन नहीं है। देखो उसकी भाषा देखो, उसके कंटेंट को देखो, तो आप लोग इसमें, और मैं ऐसा नहीं मानता कि गंभीर कंटेंट देखने वाले लोगों की कमी। तो अभी आने वाले दिनों में आपके पास अवसर, आप लोग तो ऐसे समय में आ रहे हो जब सोशल मीडिया, तमाम प्लेटफॉर्म्स इस कदर से आए हुए हैं कि मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो खुद से अपना काम करके और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा एक जूनियर था जी न्यूज में, बहुत कम दिन की नौकरी में वो छोड़ गया, निकाल दिया या छोड़ गया जो भी कहो, और उसने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक मीडिया कंपनी बनाई है। 18-20 लोगों को उसने नौकरी दी है, दोनों बहुत यंग से हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसने पीछे दिनों मेरा पॉडकास्ट भी एक दिन कहा भैया आपका करना है, तो मैं गया तो उसके पास, तो उसका सेटअप देख के मुझे लगा कि देखो यार, 30-32 साल का लड़का 20 लोगों को नौकरी दिया है और तमाम काम कर रहा है, तो आप भी कर सकते हो और बहुत अच्छा करोगे। इसमें मेरी शुभकामनाएं भी। अगर आप लोगों के जल्दी कुछ सवाल हो तो बताओ, और नहीं तो मुझे निकलना है। हमारी जनरेशन में ना एक शब्द होता है भाई, वो भी थोड़ा बहुत माहौल जैसा ही होता है। तो जब पेपर इनॉग्रेट हो रहा था, आई सॉ यू कि आपके जो दोनों हाथ थे वो जेब में थे, आप एकदम खड़े थे, एकदम चिल जोन में। तो कहीं ना कहीं आज की पूरी सेशन के बाद आई फेल्ट कि आप खुद में एक माहौल है। आपने बताया कि जो बॉस होता है हमेशा मीडियोकर होता है, कोई भी सुपीरियर मोस्टली। तो सवाल ये कि टिप चाहता हूं मैं आपसे, क्योंकि जैसे कि आपकी फ्रेशी मेरे बॉस रहे, लेकिन मैं एक बात बताऊं, हर बॉस मीडियाकर ऐसा नहीं हो। मैंने कहा जो बॉस दिखना चाहता है, जो बॉसिज्म करता है, वो अक्सर मीडियाकर होता है। बॉस तो हमारे बहुत बॉस ऐसे भी रहे जिन्होंने कभी एहसास ही नहीं कराया कि वो हमारे सुपीरियर है। जो ये एहसास, बॉसिज्म का एहसास कराता वो मीडियाकर ही होगा, ये तय लिखो हमेशा, चाहे नेतागिरी में हो या जर्नलिज्म में। सर, तो एक पर्सनल टिप चाहता हूं मैं आपसे, लाइक व्हेन यू वर अ फ्रेश, जब आप एक रुकी नए आपने शुरू किया था 30 साल की उम्र में से, तो तब से लेकर अभी तक, फ्रॉम दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर टू अभी तक इस मुकाम पे जहां पे आप इतनी अच्छी पद पे, पोजीशन पे, आपको कई सारे ऐसे लोग मिले होंगे थ्रू द हायरार्की, थ्रू द चेन, जिनके डिसीजन से या फिर जिन्होंने आपसे शायद कहीं ना कहीं ऐसा हो कि उनकी रिजिडिटी के कारण आपसे कई अवसर छूटे हो, अपॉर्चुनिटीज छूटी हो, या फिर जहां पे आपको वो ना मिला जो आप जनरली डिजर्व करते थे। हाउ डिड यू डील विद इट? आप कैसे डील करते थे इस एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की की रिजिडिटी से? देखिए, आपका सवाल बहुत बच्चों के दिमाग में आता है। मैं ये मानता हूं कि अगर आप अपनी असफलता का क्रेडिट या कारण दूसरे को देते हो तो आप सबसे कमजोर आदमी, कोई आपका रास्ता रोक नहीं सकता। हाँ, अगर मेरा कोई ऊपर वाला आदमी, उसकी रिजिडिटी या उसके, ऐसा हुआ है, बहुत बड़ी शख्सियत है मीडिया की जिन्होंने मेरे साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया, मगर मैंने उनके साथ कोई बुरा एक शब्द आज तक जिंदगी में नहीं कहा। कभी किताब लिखूंगा तो जरूर लिखूंगा, तो मैंने उनसे कभी नहीं, और मेरा आज तक उनके प्रति कोई भाव ऐसा नहीं है कि मैं इस आदमी से बदला लूंगा, मैं इन्हें कभी जवाब दूंगा।
मुझे लगता है मुझे अब वो देखते होंगे तो उनको अपने उस व्यवहार पर खुद ही शर्म आती होगी। लेकिन मैंने ये नहीं माना कि उनके उस बर्ताव की वजह से मेरे रास्ते रुक गए। वो सारे रास्ते रुकते रहे और मैं अपने रास्ते पे चलता रहा। मैं हमेशा अपने जूनियर्स से कहता हूँ जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं कि देखो, जब रास्ता सपाट हो तो आदमी को मंजिल का और रास्ते का मजा नहीं आता। जब तुम्हें लगे कि लाइफ बहुत कंफर्टेबल चल रही है तो उसको पटरी से उतार दो, तब तुम्हें पता चलेगा मंजिल पर चलने का मजा क्या है। जैसे आप एक्सप्रेसवे से जा रहे हो तो यहां से नासिक चले जाओ, समृद्धि हाईवे पर गाड़ी चलती चली जा रही है, आपको कोई क्या क्या दाएं बाएं देखो, पहाड़ है, फिर थोड़ी देर सो जाओ, फिर देखो। और मान लो आपको मालूम नहीं है और 10, 20, 50 किलोमीटर बाद वो हाईवे धंस जाए अंदर और आपको आज ही जाना हो नासिक, फिर जो वो रास्ता खोज के नासिक जाने का मजा आएगा और वो जो एक्सपीरियंसेस आपको होंगे वो लाइफ लॉन्ग याद होंगे। ऐसे नासिक से अमरावती आते जाते रहो, 100 बार आओ, कभी नहीं याद आएगा। जो कठिनतम सफर होता है वही याद रहता है और वही आपको सीख देता है। मैं नहीं मानता कोई भी आदमी किसी आदमी का रास्ता रोक सकता है। हाँ, जो दूसरे को कहता है कि उस आदमी की वजह से ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, ये सब फिल्मों की कहानियां, ये सब ठीक है। कोई किसी का रास्ता नहीं रोक सकता। ये मैं अपने पर्सनल इस उम्र में आके 30 साल 25 साल गुजार के मैं आपको ये बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, आपको रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए और ना ही डिप्रेशन में आना चाहिए। उचित अवसर की तलाश करनी चाहिए और तब अपनी चाल चलनी चाहिए, किसी की ट्रैप में नहीं फंसने का। क्योंकि ज्यादातर लोग, देखो ये मानव स्वभाव है कि किसी को आगे बढ़ते हुए कोई देखना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग किसी की लकीर, अपनी बड़ी लकीर बनाने के पहले दूसरे की छोटी करना चाहते हैं। ये एक मानव स्वभाव है, उसमें आपको नहीं पड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप बड़ा मस्त रहते हो। मैंने कहा मैं इसलिए रहता हूं कि मुझे दूसरे के बारे में कोई ख्याल ही नहीं। मेरे बीवी बच्चे इससे बहुत परेशान रहते हैं कि यार आप जो है पापा 20-20 दिन, आप 15-15 दिन बाहर रहते हो, इतना कम फोन करते हो, कभी ये हो, आपकी याद नहीं आती? ना, बिल्कुल नहीं आती। हम जहां हैं हम वही रहते हैं। अगर हम घर में रहते हैं तो हम घर में ही पूरा इन्वॉल्व रहते हैं, मगर हम अमरावती आए हैं तो हम यहाँ का अच्छा खाना खाएं, यहाँ के अच्छे मंदिर में जाएं, यहाँ की अच्छी जगहों को देखें, यहाँ तुम लोग जैसे अच्छे बच्चों से मिलने आए, यहाँ के आदिवासी इलाके में जाएं कि हम बीवी और बच्चों से वीडियो कॉल पर लगे रहे, तो फिर हमारे यहाँ आने का मतलब क्या हुआ? तो जहां हो, एक तो आप वहां इन्वॉल्व रहो। सबसे बड़ी चीज जिंदगी में, देखो ध्यान रखो, आप अमरावती में और सुबह शाम मम्मी पापा को आधे घंटे फोन पे बात कर रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आप अमरावती को एक्सप्लोर करो। आधा घंटा वीडियो कॉल और यहाँ वहाँ मम्मी से बात करने से अच्छा अमरावती की किसी जगह जाओ, किसी गांव जाओ, वहां की एक रिपोर्ट बनाओ, हॉस्पिटल जाओ, वहां के लोगों से पूछो। उसको वो 1 घंटा आप अपने प्रोफेशन में कुछ सीखने के लिए बिताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ बताएं, और कोई सवाल? हाँ बताओ भाई। सवाल तो ये है कि आपसे मिलने के लिए 4 बरस लग गए। 2020 में आप सासाराम गए थे, वहाँ मिल नहीं पाए। फिर इंटरसिटी इधर का आप पटना चले गए, पटना भी नहीं मिल पाए। फिर आज मिल गए। ये सवाल है? आवाज नहीं जा रही सर। सवाल यही है सर कि सवाल कुछ अपना भी रिलेटेड है और आपका भी रिलेटेड है, इसलिए पूरा पहले बता देता हूँ। अग्निवीर के रिलेटेड है सर। जब अग्निवीर आया था 2022 में जून में, उस समय मैं सभी मीडिया को गाली देता था। ये बात है जो सच्चाई है। मगर उस समय आपके सौगत चौधरी, संदीप चौधरी और आप 2 लोग थे। उस समय आपने बोला डिप्रेशन, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था सर। इतना डिप्रेशन में चला गया था कि 16.5 बरस से 19.5 बरस से एज होती है। और 2020 में शायद मेरा हुआ था एयरफोर्स एक ग्रुप में, और कोरोना में आकर सब बेटिंग रहा। और बेटिंग के बाद 2022 में एक बार ख़त्म कर दिया गया। उस समय आप हमारे दिल में बस गए। लगा उस समय कि कोई तो पत्रकार है जो उस पर आवाज़ उठा रहा है। आपने कहीं जगह गए, बहुत जगह गए और अग्निवीर पर हमेशा रिपोर्टिंग किए, वो याद है सर। तो उस
वैसा रिपोर्टिंग करने के लिए आपने क्या योगदान और सर किस प्रकार हम लोग भी कर पाए सर? तो उसमें कोई वो थोड़ी नहीं है फॉर्मूला। अरे सरकार कोई भी योजना लेके आई, मैं जैसा आप बता रहे हो उस समय मैं आजमगढ़ में बाई इलेक्शन हो रहा था लोकसभा का, निरोवर चुनाव लड़ रहा था और धर्मेंद्र यादव, मैं उस वक्त वहां था, मैं आजमगढ़ का रहने वाला भी हूँ, मैं वहीं पर था। तो एक दिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मोदी सरकार तो देश के इतिहास में चौंकाने वाली सरकार के तौर पर ही जानी जाएगी। तो उन्होंने बहुत सारे चौंकाने के फैसले किए। तो उन्होंने ये फैसला जब हुआ तो मैंने उसको वो प्रेस, मुझे अच्छे से याद है, मैं होटल में था और बहुत गर्मी थी, जून का महीना था शायद। तो मैं सोच रहा था कहाँ जाऊँ, कहाँ से प्रोग्राम करूँ, टीवी देख रहा था, तब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। मैंने सोचा यार ये बताओ, इन्होंने फौज में भर्ती की प्रक्रिया ही बदल दी और ये पेंशन भी नहीं मिलेगी और ये 4 साल की नौकरी होगी, और वो अच्छा फैसला है खराब फैसला, इसकी समीक्षा 10-20 साल बाद होगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 370 रहने से कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ, 70 साल रहा तो क्या फायदा हुआ, हट गया तो क्या नुकसान है। जरा 10-20 साल हट के भी देख लो, 10-20 साल तो समय दो, तब तो पता चले कि वो अच्छा था कि ये अच्छा था। जब खत्म हुआ तब मैं गया था कश्मीर, तो मैं लोगों से पूछा, कहा किसको गांव में भी नहीं पता था, किसी कश्मीरी गांव में चले जाओ 370 था तो क्या मतलब, नहीं था तो क्या, और किसी को कुछ नहीं मालूम। अब मालूम हो रहा है उन्हें, क्योंकि जब से गैर कश्मीरी अधिकारी उनकी तहसीलों में, एसडीएम कार्यालय में इधर उधर आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा तो आपने जो सवाल पूछा, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक पत्रकार हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मैंने देखा कि इन्होंने तो नियम बदल दिया सब, तो इसका रिएक्शन सबसे अच्छा, या ये तो सरकार ने अपनी बात की, अब जनता और वो नौजवान जो फौज में जाने वाले, वो इस फैसले पर क्या बोलते हैं और क्या देखते हैं। तो मैं चूंकि आजमगढ़ का हूं, तो पूरे पूर्वांचल के लोगों को पता है कि सबसे बड़ा गांव जिससे कि सेना में लोग जाते हैं वो गहमर है। आपके डायरेक्टर साहब उसी जिले के हैं, तो मुझे मालूम था गहमर है। मैंने तुरंत, मुझे रास्ता भी पता है, खैर मैंने गूगल मैप में सर्च किया, 2-2.5 घंटे का रास्ता था। मेरे पास गाड़ी, ड्राइवर 24 घंटे रहते हैं, इनोवा गाड़ी थी मेरी, मैंने ड्राइवर का ये लो मैप, सीधे उधर चलो। और मैं सीधे उसी दिन, जिस दिन अनाउंस हुआ उसी दिन मैंने शाम को मैंने इलेक्शन छोड़ दिया। मैंने कहा आज इलेक्शन नहीं होगा, आज ये बड़ा इशू है, आज नौजवानों और आज किसानों से बात करते हैं, जवानों से बात करते हैं। और मेरा वो प्रोग्राम शुरू हुआ, जैसे ही मैंने पहला माइक लगाया, वो रिटायर्ड, एक मुझे अभी तक याद है, रिटायर्ड सूबेदार मेजर थे, मैंने उनसे रिएक्शन लिया, वो रोने लगे। जैसे ही मैंने पूछा इस फैसले पर आपको क्या बोलना है और माइक लगाए, वो पक के रोने लगे, और वो रोते ही रहे 30-40 सेकंड तक रोते ही रहे, और मैंने कुछ नहीं बोला। और फिर उसके बाद मुझे याद है मैंने शायद बोला कि यही रिएक्शन है करके फिर आगे प्रोग्राम किया। तो उसके बाद मैं लगातार, जैसा ये कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप देखते हैं, तो मैंने लगातार वही प्रोग्राम किया। अग्निवीरों पर ही बहुत सारे प्रोग्राम किए, कम से कम 20 प्रोग्राम किए। और संदीप चौधरी हमारा फ्रेंड, आमतौर पे हम दोनों आगे पीछे आते थे, तो एक तरह के इश्यूज को, किसानों का जो धरना प्रदर्शन था, उसको सिर्फ हमने किया। और वो हालात ऐसे हो गए कि वहां पे जो दूसरे चैनल के जो स्टूडियो में बैठे पत्रकार है, कोई कहे ये खालिस्तानी है, कोई कहे पाकिस्तानी है, कोई कहे कनाडा से पैसा आ रहा है, कोई कहे कहीं से पैसा। अरे भाई, कहीं से पैसा आ रहा, कोई एक कानून आया और उस कानून के विरोध में किसान धरने पर बैठे, तो किसान क्या कह रहे हैं, आप उनसे सरकार की बात करो। हमने जाके ये कहा कि यार आजादी के बाद तक आज तक कृषि कानूनों से संबंधित कोई कानून नहीं आया, किसी सरकार ने कृषि से संबंधित पूरे देश को प्रभावित करने वाला कानून नहीं बनाया। कम से कम एक सरकार ने नए 3 कानून बनाए। आप इन कानूनों पर समीक्षा करो, बात करो। किसान अपनी बात कहते थे कि यार कानून बनाया तो इसे कोरोना के अध्यादेश लेकर क्यों बनाया, और अब जो बुलाने के लिए, अब जो बात करने के लिए बुला रहे हैं, तो ये हमसे पहले बात करके क्यों नहीं बनाया। तो ठीक है, उनकी भी बात जाए। अब आप यकीन मानिए, मैं तो जानता नहीं, किसी मंत्री के यहाँ जाता नहीं, किसी नेता से मेरी जान पहचान नहीं। जो मेरे स्टूडेंट लाइफ में
लोग जान पहचान के थे, बाद में नेता बन गए। मेरा रिश्ता सिर्फ उन्हीं से है। मेरा कोई मंत्री किसी एमपी के यहाँ, न मैं किसी के यहाँ चाय पीने जाता हूँ, न मैं किसी की पार्टी में जाता हूँ, न किसी को होली दिवाली मिलने जाता हूँ, न मेरा घर का एड्रेस किसी को पता है, न कोई गिफ्ट मुझे आता है, न मेरा किसी से मतलब। मुझे उस समय के कृषि मंत्री के पीआरओ ने फोन किया कि भाई साहब आपका प्रोग्राम रोज देखते हैं, मंत्री जी भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। किसानों का जितना अच्छा फीडबैक आपसे मिलता है कि ये क्या चाहते हैं, उतना कोई दिखाई नहीं है, क्योंकि उनके वाले चैनल तो उनको पाकिस्तानी बना, तो कहां से दिखाएंगे? वो जब चैनल वहां किसानों से बात ही नहीं करेंगे तो किसानों का वर्जन आएगा कहां से? हुआ ये कि 3, 4, 5 महीने, यकीन मान लो 4-5 महीने बीते, तीनों के दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान किसी चैनल का माइक देखते थे तो दौड़ा लेते थे, किसी चैनल का, और रिपोर्टर्स माइक छुपा करके जाते थे और वो वेट करते थे हम लोग के आने का। जब हम आते थे वहां, हम लोग तो रोज करते थे, कभी यहाँ कभी वहां, तो जब हम लोग आते थे तो दूसरे चैनल के रिपोर्टर माइक छुपा के पीछे पीछे, सर कुछ होगा तो देखिएगा। तो हम लोग के जाते वो बोलते आओ, अरे भाई हम किसके लिए हैं? हम सरकार के भूखू हैं या किसानों की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए? और इसमें एजेंडा नहीं होना चाहिए कि आप खाली खिलाफ ही बोल रहे हैं सरकार के भी, संवाद होना चाहिए लोकतंत्र में ना। तो अब हो क्या रहा है, चैनल वाले भी मन की बात, नेता भी मन की बात, यूट्यूबर्स भी मन की बात, पीछे पर्दा लगा लिए, 20 किताब सजा लिए और खड़े हो जा रहे, हर मुद्दे पर उनका एक वीडियो आ जा रहा है। लोग देखने वाला भी 3 मिनट देख रहा है, पेट पे रख के सो जा रहा है, वीडियो खत्म हो जा रहा है, उसका व्यू कंप्लीट हो जा रहा है। ये दुनिया में चल रहा है। तो आप जन की बात करो, लोगों की बात करो, ज्यादा से ज्यादा आप जो भी, अग्निवीर एक फैसला था जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया, बहुत सारे लोग उसके पक्ष में भी बोलते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों आप सामने रखिए। किसी भी चीज के 2 पक्ष हो सकते हैं, तो दोनों पक्ष सामने रखिए और आदमी को फैसला करने दीजिए, सरकार को फैसला करने दीजिए। उसमें समीक्षाएं होती रहती है। मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री की एक रैली में मैं गया, इलेक्शन बनारस, मैं निकला, वहां महिलाएं खड़ी थी, मैंने सोचा कुछ इनसे बात करता हूँ, तो मैंने भोजपुरी में शुरू किया, कहा कहाँ से आते हो? तो मैं आवा थे रैली में सर मोदी जी के, और फिर ऐसे ही हमने शुरू किया बातचीत। तो हम कहे मोदी जी की सरकारिया ठीक, कहा ठीक है? तो हम कह रहे वही रैली में गए, तो कहते कहा ठीक है, कब देखा तो सिलेंडर कितना महंगा कर लिया हम कहते। तो वो 5-6 महिलाएं थी और फिर मैं भोजपुरी में बात करने लगा, कह देखा तो सिलेंडर कितना महंगा कर लिया, हमके 5 किलो अनाज होता देता हो, तो कहते अनाज खाई, सूखे खाई, तेल ना चाहिए। तो वो बोलने लगी सब कि क्या खाई, सूखे खाई, खाली अनाज खाई, खाली चावल गेहूं खा ली, चना ना चाहिए, नमक ना चाहिए, तेल ना चाहिए। तो मैं आप थोड़े से और बात किया, मतलब वो बोल रही थी कि सूखे अनाज कोई थोड़ी खा सकते हैं, तेल चाहिए, नमक चाहिए। अब देखो उसका असर क्या हुआ, मेरे उसी 3 मिनट के क्लिप को, मतलब वो क्लिप लंबी थी, उसके 1.5-2 मिनट को निकाल कर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया, का खाई सूखे खाई, कैप्शन लिखा और मेरा वीडियो ट्वीट कर दिया। उस वीडियो को दिग्विजय सिंह ने, मतलब कांग्रेस, अब प्रियंका राहुल कुछ भी कर दे तो सबके सुबह की आरती ही है वो, तो सबको रीट्वीट करना ही था, तो वो सब रीट्वीट हो, तो उसका असर ये पड़ा। आप मेरा जाके वीडियो निकाल लो, प्रियंका गांधी का ट्वीट निकाल लो, और आप देखो यूपी इलेक्शन होने वाला था, 2021 की बात है, और आप देखो कि उसके कितने घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि अब अनाज के साथ 1 लीटर तेल दिया जाएगा, 1 नमक दिया जाएगा और चना दिया जाएगा। उस छोटी सी क्लिप का ये असर हुआ। चलो चुनाव बाद बंद हो गया, चुनाव बाद बंद हो गया। इसी तरह से मैं देख, अभी मेरठ की एक मैंने स्टोरी की थी कोरोना काल में। 2 भाई थे, एक पुलिस डिप्टी एसपी के बेटे, वो 2 भाई, बड़ा वाला भाई जेट एयरवेज में पायलट हो गया था, लेकिन वो गया नहीं था कोरोना की वजह से, उसका दूसरा भाई कुछ कर नहीं रहा था। तो इनके किसी की पहली लहर में इनके किसी जानने वाले की डेथ हो गई थी और उस वक्त इनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। इन दोनों भाइयों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की एक फैक्ट्री डाल ली छोटी सी, और बहुत लागत नहीं थी, लेकिन दिमाग था, उन्होंने बना दी। और जब दूसरी लहर आई
तो मेरठ के तमाम अस्पतालों और तमाम जगहों को ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली वही छोटी फैक्ट्री लाइफलाइन बन गई। मैं गया था बंगाल, वहां से लौट के आया तो मेरे किसी जानने वाले ने फोन किया कि राजू भाई ये ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा मैं आता हूँ। मैं गया, मैंने देखा, मैंने वो स्टोरी दिखा दी, पूरा माहौल क्या आज दिखाई। परसों कल छोड़ के परसों उसका सुबह फोन आ गया उसके मालिक का, अरे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये वो। मैंने कहा क्या हो गया? बोला योगी जी आज आ रहे हैं। आप सोचिए। तो मैंने कहा योगी जी? तो बोले हाँ योगी जी आ रहे हैं, और उनके आपकी रिपोर्ट चली गई थी, कहीं से गई हो। उसने मुझसे ये कहा कि योगी जी हमारे प्लांट पर आ रहे हैं। मैंने कहा तो मैं भी आ रहा हूँ। तो अब मैं जाऊंगा तो कहाँ योगी जी से काफिला, मेरा तो कोई मतलब है नहीं। तो मैं थोड़ा पहले ही पहुंच गया और मैं उस गांव में चला गया। तो उस गांव वाले मुझे आज भी बहुत मानते हैं। वो ये कहते कि तुमने वो फैक्ट्री दिखा करके हमारा बड़ा कल्याण कर दिया। तो जानते हो क्या हुआ ये कि उसमें एक अस्पताल भी है, CSC PSC दोनों है। तो मैं जब गया तो गांव वाले वेस्टर्न यूपी के बड़े मजाकिया होते हैं, अरे आ गया, अरे तूने तो कमाल ठाड़ दिया, क्या हो गया? तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले अस्पताल तो देख ले। तो मैं गया अस्पताल में, वहां तो सिलेंडर लगे हुए हैं और सारी दवाइयां भरी हुई हैं, पूरी बेडशीट लगी हुई है, पूरे अस्पताल का नक्शा ही चेंज हो गया। क्योंकि योगी आदित्यनाथ आ रहे थे, वो पूरे अस्पताल में रातों रात सब सिस्टम लग गया। वो तो खुश हो गए कि योगी के आने की वजह, अच्छा रोड बन गई, उनका टूटी रोड थी वो रोड बन गई, अस्पताल बन गया, अस्पताल में सब सुविधा हो गई। अब एक बार जो चीज आ गई उस पर अलर्ट हो गया, वो कहाँ जानी है? तो अस्पताल की स्थिति उस गांव की सुधर गई, सब कुछ हो गया। और योगी जी आए तो उसके फैक्ट्री को एक्सटेंशन का मदद का आश्वासन भी दिया। वो माहौल क्या है के अलावा वो स्टोरी न किसी अखबार में न किसी टीवी चैनल में, ये मेरा दावा है, मैंने ही दिखा और उसमें कुछ भी नहीं कहा। और ये कोई मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। अरे आपने कहा यार मेरे गांव में ऐसा है, मेरे गांव में वैसा है, मैं आपने चला गया दिखा दिया, ये देखो यार। और उसमें मैंने कैप्शन दे दिया कि अशोक गहलोत, योगी आदित्यनाथ और केजरीवाल और ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने काश इन दो भाइयों की तरह सोचा होता। तो यही स्टोरी है ना, दो बच्चे मिलकर के आप ऑक्सीजन कर लेते हैं। किसी राज्य सरकार ने फैक्ट्री मतलब सोचा ही नहीं कि आएगा कोरोना या सेकेंड वेव में इतने लोग मर जाएंगे। ऐसे होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। और कोई सवाल? जल्दी बताओ। सवाल तुम लोग एक लाइन पूछते हो, बोलता मैं 100 लाइन। मेरा सवाल ऐसा है कि आप कैसी जवाबी बोलने के लिए एक पत्रकार में क्या खूबी होनी? खूब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, खूब बोलना चाहिए। मैं सिर्फ 3 काम करता हूँ। मैं कैमरा में बैठा है, पूछ लो, मैं सिर्फ 3 काम पूरे दिन करता हूँ। या तो मैं बोलता हूँ, अब मैं गाड़ी में बैठूंगा तो मैं पूरा 3 घंटे पढ़ता हूँ, मैं पूरे टाइम गाड़ी में पढ़ता हूँ, और नहीं तो मैं लिखता हूँ। इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता, और या तो सो जाता हूँ। गाड़ी में तो कभी सोता नहीं। लेकिन मैं यकीन मानो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरा पैशन है। मुझे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तमाम दुनियावी चीजों से मैं आई एंजॉय विद इन माई सेल्फ। मैं अपने में खुश रहता हूँ, और मेरे साथ हमेशा किताबें चलती हैं। और मैं पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, मेरे बिस्तर के किनारे किताब होनी चाहिए, तो मुझे नींद नहीं आएगी। मैं पढ़ूं ना पढ़ूं ये अलग बात है, मेरा मन हो तो पढ़ूंगा, नहीं मन होगा 10 पेज पढ़ूंगा, अच्छी लगेगी, पूरी रात पढ़ता रहूंगा। तो मुझे लगता है कि और थोड़ा ये गॉड गिफ्टेड भी है, बात उन्हीं में पहले से और थोड़ा आप डेवलप कर सकते हैं। ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे पास शब्द रहते हैं, ज्यादा सुनो, ज्यादा पढ़ो, ज्यादा लिखो, और अगर बहुत संकोच लगे तो आईने के सामने बोला करो, तो भी बहुत आदत सुधर जाती है। हाँ, और बताइए सर। जैसे हम जानते हैं कि हम आपको जैसे जानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के थ्रू आपको, अजीत अंजुम को, रवीश कुमार को, तो सर आप जब ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ क्या चुनौतियाँ आती है? आपने बताया कि हमारा सैलरी जो बड़ा एक पहुंच होना चाहिए पत्रकारों का कि वहाँ से सूचना कलेक्ट हो सके, तो हम अपनी पहुंच कैसे बना सके, कैसे लोगों से मिल सके धरातल पर, तो उसको कैसे विकास करें?
देखो वो तो हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें जमीन पे जाना कोई नया काम तो है नहीं। हम तो गांव देहात के, ये तो दिल्ली मुंबई में पले बड़े लोग, बड़े बड़े घरों में, अपॉइंटमेंट स्कूल्स में और बारिस्ता और सीसीडी में बैठने वाले सोचे कि जमीन पर कैसे जाते हैं। अरे भाई हम तो जमीनी के हैं और गांव के ही है। गांव वालों से बात करने में, जमीन वालों से बात करने में हमें क्या प्रॉब्लम? हम तो उसी सोसाइटी के पार्ट हैं। और इसीलिए हाँ ये जरूर है कि आप बातचीत कैसे करें। तो बातचीत के तरीके में सहजता तो बहुत जरूरी है। और दूसरा संवाद का कार्यक्रम जो होता है, जैसे हम यहाँ संवाद कर रहे हैं, तो संवाद ऐसा नहीं, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ जो हर लाइन में तुम लोगों को लगे कि इस शब्द का मतलब क्या है, लेकिन वो सिर्फ अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलता हूँ, बड़ी क्लिष्ट शब्दों वाली बोलता हूँ, तो सिर्फ तो वो संवाद नहीं हुआ। संवाद का मतलब जो मैंने बोला वो पूरा आपने समझा और आपने जो मुझसे पूछा वो पूरा टू वे कम्युनिकेशन। अब ऐसा नहीं है कि एक तरफा हम प्रलाप करते जा रहे हैं और आपके कुछ नहीं आ रहा, आधे लोग सो गए। सोते तभी है जब आपका संवाद जो है उबाऊ होता है या एक तरफा होता है। लेकिन अगर उस इंटरेस्टिंग है तो हर आदमी उसमें, तो मेरा कहने का मतलब है आप जितना सहज देखो। तो प्रॉब्लम क्या है, टीवी हम जिस मीडियम में काम करते हैं, एक शुरुआती दौर में मैंने कहा मीडिया के लोग आए होंगे तभी ये सब बातें थी। मेकअप इंपॉर्टेंट था, अच्छी शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंकर्स इस आधार पर नहीं तय किए जाते थे कि उनका कंटेंट या उनका बोलना या उनका पढ़ाई लिखाई क्या है, उनकी समझ क्या है, दिखता कौन कितना अच्छा है। अब बताओ, आज भी बहुत सारे पब्लिक के साथ शो करने वाले आज के टेलीविजन चैनलों के एंकर भी मेकअप करके जाते हैं। अब आप मेकअप करोगे और सूट टाइप कपड़े पहन लोगे या और इसके बाद माइक लेते ही आपकी आवाज का टोन बदल जाएगा, और बताइए क्या हाल। तो सामने वाला तो आपकी एक्टिंग से वो सहज होता ही नहीं है, उसको लगता है कि कोई दूसरा आदमी आ गया। अब मेरे जैसा आदमी जो किसान की जूती पहनता है और कपड़े मैंने देख ही रहो, बाल है ही नहीं, शक्ल सूरत देख ही रहो। जब मैं जाकर के वो जमीन पर बैठा रहता है, उसके बोरे पे बैठ जाता हूँ, जिस मोची से मैं अपना पॉलिश कराने का बहाना लेके उसके पास जाता हूँ, उसी मोची के बगल में बैठ जाता हूँ और उस पर माइक लगा देता हूँ। कैमरामैन दूर मेरा खड़ा रहता है। मैं अक्सर ऐसा शूट करता हूँ जिसमें जिससे बात कर रहा हूँ उसको कैमरा नहीं दिखता है, वो बाद में कैमरामैन आता है। जब तक मैं उसको बातचीत से सहज कर लेता हूँ तब वो कैमरा आ जाता है। कई मेरे प्रोग्राम में आप देखोगे बोलने वाला कहता है टीवी पे आ गया क्या, ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या, तो अरे ऐसा वैसे ही होता। तो ये कहने का मतलब सहजता आप में भी तो होनी चाहिए, तभी तो अगला आदमी आपसे सहज होगा। अगर मैं सहज नहीं हूं, मैं चाहता तो यहाँ सूट पहन के आ सकता था टाई लगा के, और मैं ऐसे थोड़ा इंग्लिश बोलता, थोड़ा हिंदी के क्लिष्ट शब्दों का, और बहुत कम समय बोलता और कहता कि मेरे पास बस आप कुछ सवाल। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लोग ऐसे करते भी हैं, आपके यहाँ आएंगे ऐसे बहुत लोग आते भी होंगे, आएंगे भी, लेकिन मेरा ये मेरी ना प्रवृत्ति है ना मेरी प्रकृति है। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ और जैसा है वैसा दिखाता हूँ। सर क्रॉस क्वेश्चन था सर, 1 मिनट सर, कंप्लीट हो जाए मेरा। जब हम जाते हैं किसी को रिकॉर्डिंग कहीं करने जाते हैं तो माइक लगाते हैं, वो बोल नहीं पाते, चाहे किसी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो समय कभी कभी नहीं दे पाते हैं। आप भी ऐसा फेस किए होंगे, तो हमको अभी कैसा, सामने वाला नहीं बोलता, कभी कभी नहीं जवाब दे पाता, नहीं बोलता तो उसको बुलवाओ, इंटरव्यू देने। देखो जाके तुम जैसे ही पूछोगे कि किसको वोट दोगे तो वो नहीं बोलेगा। तो आप जाके पूछो और काका क्या हाल है, बोले एकदम बढ़िया, क्या करते हो, कुछ नहीं बैठे। अच्छा क्या उम्र है, बोले 72 साल। क्या दवाई खाते हो, कहना कोई दवाई नहीं। तो कैसे 72 साल में दवाई नहीं खा रहे हो, अखबार पढ़ लेते हो, हाँ बिना चश्मा के। तो कैसे, कुछ नहीं, दूध खा पीते हैं और क्या, सामान्य खाना खाते हैं, सवेरे उठ के टहलते हैं। तो हम तो वजन तो आपका कम नहीं लग रहा, तो क्या खाते पीते ना है। तो आपके घर में कौन कौन है, तो बताए।
तो क्या होता है, तो खेती होती है। कितनी होती है, क्या क्या होती है, कि गेहूं होती है, सोयाबीन होता है। सोयाबीन का दाम ठीक मिल रहा है? अरे कुछ नहीं, सरकारें बेकार है। तो उसको आपको ले आना है ना। अब आप ये, अगर आप सीधे किसान के पास जाओ तो सोयाबीन का कैसा चल रहा है, मुंह पिटा सा आदमी। उसको तो आपको एट ईज करना है। जनता से बात करना इतना आसान नहीं है। नेता से तो आप लिख के सवाल जा सकते हैं, तो अब जनता को आप ले आते हो धीरे 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 धीरे। अब देखो, ये सबके बातचीत का अलग अलग तरीका, मेरा अलग तरीका है, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। मैं अपना बता सकता हूँ, मुझे लगता है सामने वाले को सहज करना चाहिए। सर वही तरीका से हम लोग आपको पसंद करते हैं, जो सहजता है ना, वही सबसे हम लोग को अच्छा लगता है बात करने का। चलिए, अच्छा है। सर मेरा नाम शीज है, मैं बनारस का हूँ। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर आज मीडिया जो है सर दो भागों में डिवाइडेशन हो चुका है। तो सर हम लोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे उन चीज़ों को फेस करना है। सर उस पर एक आध बात बता दें कि हम लोग स्टार्ट करना है बिगनर से। देखो, तो आप मीडिया को कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ पूरा समाज ही बढ़ चुका है। आज के राजनीतिक हालात में हर घर में डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त ही दो तरफ के लोग हैं, कोई इधर है कोई उधर है, बीच वाला नहीं है। आप या तो एंटी गवर्नमेंट है या प्रो गवर्नमेंट है। और ये बात मैं केवल मीडिया के लिए नहीं कहता, ये पूरे समाज में हो चुका है। और इसकी वजह यह है कि लोगों के जागरूकता का, लोगों के जानकारी का अभाव है। जज आदमी तभी हो सकता है जब उसे एक तरफा जानकारी, मतलब आप किसी को जज कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब, और जजमेंट दे दे रहे हैं बिना दोनों पक्षों को जाने, तो इसका मतलब आपको जानकारी का अभाव है। कोई भी सरकार पूर्णतया गलत नहीं हो सकती, कोई भी नेता पूर्णतया गलत नहीं हो सकता, कोई भी नीति पूर्णतया गलत नहीं हो सकती, और कोई भी चीज पूरे तौर पे सही भी नहीं हो सकती। उसके दो पक्ष हो सकते हैं, दोनों को सामने रखने का काम मीडिया का है। लेकिन दुर्भाग्य है कि न समाज में, मीडिया में भी एक ही पक्ष ज्यादा दिखाई देता है, या इधर का या उधर का। जो हमारा मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो एक तरफ है, सोशल मीडिया एक तरफ, और दोनों ने अपने क्लाइंटेल खोज रखे हैं। ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट यूट्यूब पे बड़े बड़े, उन्होंने क्लाइंट के हिसाब से वीडियो बनाना है, कंटेंट के हिसाब से वीडियो नहीं बनाते। वो क्लाइंट के हिसाब से उसके टैग ऐसे देते हैं, अमित शाह मोदी को आया महाराष्ट्र में पसीना। अब वो आरएसएस मुख्यालय के होश उड़े, ठीक है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये आखिरी चुनाव है। ऐसा कंटेंट और ऐसी चीजें, वो पहले हम लोग के जमाने में, जब, पता नहीं तुम लोग तो नहीं देखे होगे, हम लोग के जमाने में जब फिल्में नई रिलीज होती थी बॉलीवुड की, तो रिक्शे पर माइक लेके उसका प्रचार किया जाता था। तो उसी तरह का प्रचार आजकल मीडिया वाले करते हैं अपने कंटेंट का। हाँ बताओ, बस एक दो और, मैं 12:30 निकलना था, 12:36 हो गया। बोलिए। मेरा नाम अली मुर्तजा है और मैं सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ। सर मैं आज के हालात पे बात करना चाहता हूँ कि आज के हालात में मीडिया के और देश के हालात है, तो क्या आपको लगता है, आप बहुत माजी से आ रहे हैं पत्रकारिता करते हुए, और इसके सहाफत के मुस्तकबिल में क्या बेहतर होने की उम्मीद है? कि जैसे मीडिया का आज के दौर में देखा जाता है कि कोई संतुलन नहीं होता है खबरों में, और मैं स्ट्रीम मीडिया की मैं ज़्यादातर बात करना कर रहा हूँ कि कोई संतुलन नहीं होता। तो मैं उस पर बस नवाज देवबंदी साहब के एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको कि जलते घर को देखने वालों, उसका छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कदर पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कदर पे आप भी चुप है, अगला नंबर आया। देखो, बहुत अच्छी शायर है नवाज देवबंदी। एक बात बताता हूं मैं आपको, ये बातें कि देश कहा जाएगा, समाज कहा जाएगा, मीडिया कहा जाएगा, ये बड़ी आदर्शवादी बातें, कहीं कुछ नहीं जाता है, सब यही है। आपको जानना कहाँ है, पहले ये तय कीजिए। एक किस्सा बताता हूँ, मेरे पसंदीदा राजनेताओं में चंद्रशेखर जी भी हैं। तो डायमंड जुबली हॉस्टल हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा हॉस्टल है, उसमें एक बार हुआ है, ऐसे ही हम स्टूडेंट्स की तरह बैठे हुए थे,
जितनी संख्या यहाँ है। ऐसा ही है, मैं किसको अदरवाइज मत लेना प्लीज। तो एक लड़के ने उनसे पूछा, उस समय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मामला चल रहा था, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट मनमोहन सिंह मंत्री थे, उन्होंने आर्थिक उदारीकरण और लिबरलाइजेशन ये फैसले लिया। तो एक लड़का खड़ा होकर पूछा, इस सर एक बात बताइए, ये जो आर्थिक उदारीकरण हो रहा है, सब विदेशी कंपनियां भारत आ जाएंगी, रोजगार के अवसर सीमित हो जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे संसाधनों पर कब्जा करेगी, देश कहाँ जाएगा? देश का भविष्य आप क्या देखते हैं? तो चंद्रशेखर जी ने कहा, पहले चिंता करो, 1200 रुपया किसान तुम्हारा बाप जो भेज रहा है, तो तुम कहाँ जाओ? सबसे ज्यादा हमको खतरा तुम्हारे भविष्य का दिखाई दे रहा है। तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तुम अपना भविष्य संभाल लो, देश का भविष्य संभाल लो। यही राय मेरी भी है कि तुम अच्छे पत्रकार बन जाओ, तुम अपने करियर को अच्छा बनाओ, मीडिया एकदम अच्छा हो जाएगा। अब आने वाले तो आप ही पत्रकार हो ना। अब हमारी पीढ़ी ने जो कूड़ा करकट किया छोड़ो, अब आप आ रहे हो, आप नए हो, नई हवा के झोंके की तरह, नदी में नए पानी की तरह आप आइए और इन गंदगियों को आप साफ करेंगे, और मीडिया को जैसा चाहते हैं आप वैसा आप लोग ही बनाएंगे। अब आप ही के हाथ में है। अब हम लोगों का तो मामला ढलान पे चल रहा है। हाँ। सर मेरा नाम अंकित है, मैं पत्रकारिता का छात्र हूं। हमें यहाँ सिखाया जाता है कि पत्रकारिता बहुत, कोई कहता है कि आप सिर्फ फैक्ट से डील करें, कोई कहता है अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव से। अभी हाल में हम देख रहे हैं कि सारे मीडिया ग्रुप्स में टीआरपीआईजेशन हो जा रहा है, न्यूज़ के साथ सेंसेशनलाइजेशन हो जा रहा है। और अभी हम सब यहाँ से पत्रकारिता की पढ़ाई करके उनसे मीडिया ग्रुप्स में जाएंगे, और हमारा जो व्यक्तिगत विचार है और जो हमारे मीडिया ग्रुप का विचार होगा, उसमें बहुत भेद हो सकता है। जैसे अभी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के हेड ने चुनाव अनाउंस करते हुए कहा कि इलेक्शन के जो पोलिंग्स हैं, पोलिंग के रिजल्ट आ रहे हैं, एग्जिट पोल है, वो डिस्टॉर्टेशन है। तो हम अपनी व्यक्तिगत विचार और मीडिया हमारा जो हम काम करने जाएंगे उसके विचार, उसमें जो भेद होगा उससे कैसे कोप कर पाएंगे? तुम भी पूछ लो सांसद। हाँ देखो, एक बात मैं बताऊं, जो बात उनके लिए मैंने कही, अभी आप आए नहीं इस फील्ड में ना, जब तक आदमी जर्नलिज्म की फील्ड में नहीं आता है तब तक वो भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी विचार रखता है। जैसे ही वो नौकरी में आता है और फिर उसके जब उसके हिसाब किताब पता चलता है तो फिर वो उसी रंगत में रंगने लगता है। मेरा सवाल इससे अलग है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 25-26 वर्षों में 25 वर्षों में करीब, अरे इतना उम्र बताने का सही है भी नहीं, मगर मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 25 वर्षों के अपने अनुभव में मैंने आज तक किसी चैनल में कोई समझौता नहीं किया, और मेरे बॉस ने या किसी ने जो कुछ किया, मेरा मन हुआ तो मैंने किया, मुझे लगा कि करने लायक नहीं तो मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, आज भी नहीं है और पहले भी नहीं थी, और किसी संस्थान ने नहीं डाली और न किसी बॉस ने डाली। तो ये पहले से आप दिमाग में लेके चल रहे हो कि मीडिया हाउस ऐसा बोलेगा, फिर ये जो जर्नलिज्म जो लोगों ने करके इस तरह का किया कि आप सवाल पूछ रहे, किस किस मीडिया हाउसेस ने कहा था कि ऐसे आप इस लाइन लो? ये जर्नलिस्ट ने खुद का अपना एक मार्केटिंग, अपनी एक इमेज बनाने के लिए, अपना एक ऑरा बनाने के लिए लोगों ने अपनी अपनी लाइन पकड़नी शुरू की, अपनी पहचान बनाना शुरू की। मुझे तो नहीं लगता किसी मीडिया हाउस ने किसी पत्रकार को ये कहा कि तुम इस लाइन से चलो, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक टीआरपी की बात करते हैं, हर वो आदमी जो टेलीविजन चैनल की टेक्निकलिटीज को नहीं समझता, वो उसकी टीआरपी को खूब समझता है। हर सड़क पे चलने वाला आदमी, अरे ये तो टीआरपी के लिए करते हैं। एक बार आप जब इस फील्ड में आएंगे तो कितनी टेक्निकल और कितनी कठिन चीज है टीआरपी, तब आपको पता चलेगा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पढ़ना, और दूसरा सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना। पैसा ऐसा आसानी से नहीं आता। टीआरपी चैनल्स के रेवेन्यू का रिफ्लेक्शन है, मतलब टीआरपी से ही रिफ्लेक्ट होगा कि आपके चैनल में कितना रेवेन्यू आएगा।
और अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो ये जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनकी चटनी होगी, उनकी नौकरी नहीं होगी। कोई कैसे करेगा भाई? ये कोई एनजीओ थोड़ी है, सोशल वेलफेयर स्कीम तो चल नहीं रही। ये एक मैं सीरियस मतलब ये मैं सच और साफगोई से बातें करता हूं। ये एक बिजनेस है। चलो बिजनेस आदमी चला सकता है, घाटे में तो नहीं चलाएगा ना, फायदे में ना चलाए तो घाटे में तो नहीं चलाएगा। अब जब पत्रकार की छटनी होती है, लोग निकाले जाते हैं, तो ये होता है कि अब ये हो गया, पत्रकार आवाज नहीं उठा। अरे भाई हर जगह आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये भी बात है कि कल मेरा ही चैनल होगा तो मैं समझ रहा हूं ना, कल मेरा ही अगर चैनल होगा वो परफॉर्म नहीं करेगा तो वो बंद होगा, नहीं तो उसके लोग निकाले जाएंगे। ये तो हर जगह होगा। और आप अच्छा काम मैं मानता हूं टीआरपी क्या है, मैंने तो आज तक ये देखा जो प्रोग्राम ये सोच के किया गया कि इसकी टीआरपी अच्छी आएगी, उसकी नहीं आई। जब टीआरपी अच्छी आ जाती तो लोग कहते हैं अभी इसी तरह का फिर बनाओ, लेकिन कोई आज तक टीआरपी का मास्टर नहीं हुआ। और टीआरपी की चर्चा करना भी बेकार, क्योंकि देखो दो तरह से टेलीविजन चैनल काम करते हैं, एक तो टीआरपी, दूसरा परसेप्शन। एनडीटीवी की टीआरपी प्रणय राय के जमाने में नहीं थी, बहुत कम थी, लेकिन उसका परसेप्शन था। जिसकी टीआरपी ज्यादा थी उसको चैनी खैनी के ऐड मिलते थे, और उस एनडीटीवी को मर्सिडीज के ऐड मिलते थे। तो एक मर्सिडीज का ऐड 2 घंटे के गुटखा और खैनी और पैनी के ऐड पे भारी पड़ता है ना। तो परसेप्शन, आपका परसेप्शन अच्छा है तो भी मार्केट आपको पैसा देता है, टीआरपी आपको पैसा देते हैं, लेकिन ये पूरे न्यूज चैनल को प्रभावित करता हो ऐसा नहीं है। और हर प्रोग्राम न्यूज चैनल में टीआरपी सोच के बनाया जाए ऐसा भी नहीं है। न्यूज को बनाया जाता, हाँ, लिखने का, उसको प्रेजेंट करने का, उसको इंटरेस्टिंग बनाने का, ये भी एक हुनर है। जब आप आएंगे तब आपको पता चलेगा, बाहर से नहीं, अंदर घुसो। बाहर से सिस्टम को गाली देने में मजा नहीं है, अंदर घुस के उसको सुधारने में मजा है। जैसा चाहते हो वैसा बना। और लास्ट, हाँ, जब आपने अपने बारे में बताना शुरू किया तो एक बड़ी शुभ समानता हुई कि हमारे घर का नाम भी राजन है। अच्छा। तो एक राजन बाबू से दूसरे राजन बाबू सवाल पूछ रहे हैं। और मैंने सर निष्पक्षता और व्यवहार किताबों में पढ़ा है मैंने, आज एक स्वरूप देख रहा हूँ। और मैंने सादगी में भी खूबसूरत होना शायरियों में पढ़ा था, आज स्वरूप देख रहा हूँ। अरे चलो आगे सवाल सवाल ये है कि मतलब काफी हल्का सवाल है। संदेश भाटिया के साथ आपकी वीडियो थी, उसमें आपने कहा था कि आपको कपड़ों का काफी शौक है और 7 दिन सप्ताह में हर दिन आप अलग अलग रंग का पहनते हैं। तो आज मंगलवार है, लग रहा है मंगलवार का मरून है, तो उसकी क्या पीछे सीक्रेट है और वो शौक अभी किस तरह से बता सकते? देखिए कपड़ों का शौक तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं, लेकिन ये है कि ठीक है, पहले शुरू से है, पता नहीं क्यों है, लेकिन ये जो रंग के हिसाब से दरअसल क्या है कि वो संदेश भाटिया बहुत फेमस है यंगस्टर्स में, और मुझे मतलब ये है कि उनका फोन और मैसेज जब आया तो मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीडियोस वगैरह देखता नहीं। मैंने आपको पहले कहा कि मैं समय का सदुपयोग पढ़ने में या लिखने में इसमें ज्यादा करता हूँ, मैं वीडियोस बहुत ज्यादा देखता नहीं। अच्छा, मन भी भर जाता है ना, सुबह शाम टीवी और वीडियो में काम ही कर रहे हैं फिर, तो हालांकि वो बहुत ही लोकप्रिय है संदेश, तो मैं नहीं जानता था। फिर मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा सर हम आप पे एक शूट करना चाहते हैं आप पे। मैंने कहा भैया मैं किस काम पे, मेरा क्या करोगे? तो मैं बनारस आजमगढ़ में था, वो बनारस प्लेन में आए 3-4 लोगों की टीम लेके, और वहां से 2 इनोवा गाड़ी करके मेरे पास आए मुझे शूट करने के लिए। वो भी मंगलवार का दिन था, मैं इसी तरह की किसी रेड शर्ट में था, तो मैंने रास्ते में वो था तो मैंने पूछा कि आप नॉनवेज खाते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा ठीक, पहले आओ खाना खाओ फिर शूट करना। तो उसी खाने वाली दुकान पर उसने शर्ट पे, तो क्या ना वो व्यंग भी बहुत करता है, तो उसने लाल रंग पे कुछ व्यंग किया, मैं समझ रहा था उसको, मैंने उसको भी अवॉइड किया कि उसमें उसके
तो लाल रंग के पूछा कि आज आप लाल पहनते हैं, थोड़ा कम्युनिस्ट की तरफ ले जा रहा है। मेरे कुछ लोग ये इमेज बनाते हैं कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो मैं कहता हूँ ये मेरे लिए गर्व का विषय है। सरकार किसी की भी रहे मैं उसके खिलाफ ही रहूंगा। तो, और जहां जिसकी रहे, अब दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं, मैं सारे सवाल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से पूछूंगा, बंगाल में होते हैं ममता बनर्जी से पूछता हूँ, और अभी यहाँ के हो रहे तो शिंदे से पूछूंगा, उद्धव की रहती तो उनसे पूछता। ये होना चाहिए, और क्या, मुझे कोई सर्किट हाउस में कमरा चाहिए। तो वो हाँ, तो संदेश का जो आपने सवाल पूछा, तो उसने पूछा ऐसे ही, तो मैंने उसमें बोल दिया कि मैं डिवाइस कपड़े पहनता हूँ दिन के हिसाब से। तो देखो, मान्यताएं ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई चीज मानता हूँ, ये मुझे क्या बोलूं, मुझे बहुत सुविधाजनक लगता है। जैसे मैं अभी 15 दिनों के लिए मैं आया हूँ टूर पे, 6 तारीख को चला, 21 तक रहूंगा, तो मैंने सातों रंग की दो शर्ट पहन ली, मतलब रख ली। तो मेरे सब रंग के अलग अलग हैं, 7 दिन रहना है तो 1-1, 14 दिन रहना है तो 2-2, ऐसे रख ली। तो अब हमें साफ करने का और कॉम्बिनेशन मिलाने का और उठपटांग, अक्सर से देखो ना घर में लड़की हो, बेटी हो, बहन हो, वाइफ हो, कपड़ा पहन के पुरुष निकलता है, कहते ये क्या कॉम्बिनेशन पहन लिया, इस पे ये जाता है, इस पे, तो वो उससे मैं फ्री रहता हूँ। मेरा डिसाइडेड है डे के हिसाब से, और इसका मेरे जीवन पर कोई असर या मैंने कोई ज्योतिष या खगोल शास्त्र के हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस खाली बस एक सुविधाजनक है, और अब इतना लोगों ने कह दिया तो मैं सोचता हूँ इसको फॉलो ही किया जाए। किसी दिन नहीं पहने कहेंगे आज ये दिन है ये पहना, तो इससे वो राहत इंदौरी का एक शेर है ना कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार, तो लोग इतना पूछने लगते तो कंफर्टेबल। ये सब का कोई मतलब नहीं है। दुनिया में सिर्फ 2-3 चीजों का मतलब है। आप अपने पैशन के हिसाब का प्रोफेशन चुनिए, जिस चीज में इंटरेस्ट हो आप वही कीजिए, और जो आपका मन करे वही करें। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ऑस्ट्रेलियन नर्स की एक किताब है 5 Regrets of Dying, मैंने पहले भी कई जगह जिक्र किया। उस नर्स को ये था कि उस अस्पताल में उसकी ड्यूटी थी जहाँ लोग बड़े यूरोपियन और बड़े विकसित देशों में ये व्यवस्था है कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं फैमिली के, तो उनको हॉस्पिटल में रख देते हैं और अच्छा पैसा लेते हैं वो लोग और अच्छी सुविधाएं देते हैं, फिर उनकी डेथ वही हो जाती है। लड़के बच्चे और रिलेटिव्स वही हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते हैं, तो वहाँ नर्सेज उनकी सेवा करती हैं। और तो एक नर्स ने प्रयोग अच्छा किया, उसने हर मरने वाले आदमी से पहले से बात करना शुरू कर दी, और जो लोग मरे वहां पर, और उनसे वो पूछा कि आपको मरते वक्त आपको रिग्रेट क्या है, सबसे ज्यादा खेद किस बात का है। तो ज्यादातर लोगों ने, आपको जान के अचरज होगा, पहला नंबर जिन लोगों का आया उन लोगों ने यही कहा कि मरते वक्त हमें ये लग रहा है कि हमने अपने मन का नहीं किया, हमने कभी सोसाइटी के, कभी माँ बाप के, कभी अपनी सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमने वो नहीं किया जो हम करना चाहते थे। और अब मरते वक्त यही है कि जिंदगी फिर अगर मिली तो हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। तो मेरी सलाह आपको है कि मरते वक्त आपको भी ये रिग्रेट ना हो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने अपने मन का नहीं किया। करना अपने मन का तो सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पैरों में गिरेगी।